स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संसद के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संसद शब्द इनमें से किसको संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विधायिका। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 के अकॉर्डिंग जो हमारी भारत की संसद है ना, ये राष्ट्रीय विधायिका यानी कि नेशनल लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो संसद के अंदर में हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारी राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, और जो हमारी लोकसभा जो कि निम्न सदन कहते हैं जिसे, ये शामिल होते हैं। संसद जो है ये जो हमारी केंद्र सरकार है ना, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें गलत वाला बताना है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। तो ये ऑप्शन ए हमारा ठीक है। भारत ने जो ब्रिटेन के जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, ठीक है, उस पर आधारित हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया है। ठीक है, यानी कि हमारी जो है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित है। कहाँ से ली गई थी ये? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा ठीक है, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, जिसे हम लोग मंत्रिमंडल या कैबिनेट बोलते हैं, वो हमारी विधायिका यानी कि संसद से ही निकलती है और उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 75(3) के तहत जो हमारा मंत्रिपरिषद है यानी कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जो हमारी लोकसभा होती है ये उसके प्रति उत्तरदायी होती है और पद पर बने रहने के लिए उसे सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही उत्तर है। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है। क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली के तहत जो हमारा मंत्रिमंडल होता है ना, यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके सदस्य लोकसभा यानी कि जो हमारा निम्न सदन है, या फिर जो राज्यसभा है यानी कि हमारा उच्च सदन, इनमें से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। 6 महीने तक मंत्री बने रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे इस 6 महीने की अवधि के भीतर किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो हमारा इसमें गलत पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत होगा और यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा तो सही यही हो जाएगा एक तरीके से। संसद की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति यानी कोरम जो है वो कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है जिसके अंदर में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के कुल सदस्य की जो संख्या होती है ना, वो 1/10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, ये नियम जो है आर्टिकल नंबर 100(3) के अंदर में आता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं उनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है सामूहिक, जो कि पूरे सदन के रूप में होता है, और दूसरा है व्यक्तिगत, जो कि इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। तो ये सदन का सामूहिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। इसमें सदन क्या है, वो अपनी कार्रवाई को रेगुलेट करे या फिर उसे प्रकाशित करे या ना करे, ये उसका अधिकार होता है संसद का। ये सदन का सामूहिक अधिकार होता है। हमारा ऑप्शन बी है, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार। तो ये भी हमारा एक सामूहिक अधिकार है। ठीक है, क्योंकि सदन जो होता है उसको अपने आंतरिक मामलों, प्रक्रिया के नियमों और कार्य संचालन को स्वयं प्रतिबंधित करने का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, तो ये भी एक सामूहिक अधिकार है। अब हमारा आता है ऑप्शन नंबर डी, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा सामूहिक अधिकार के अंदर में आता है, क्योंकि सदन के पास ये सामूहिक शक्ति होती है कि वह अपनी गुप्त बैठकें बुला सके। ठीक है, और जो बाहर के व्यक्ति होते हैं ना, या फिर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनको सदन से बाहर रख सके। ठीक है, तो ये एक तरीके के सामूहिक अधिकार में आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, चर्चा एवं प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। ये तीनों जो है हमारे ये सामूहिक विशेषाधिकार में आते हैं। ठीक है, अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। तो ये हमारा जो है ये व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल अधिकार के अंदर में आता है। संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान अदालत में साक्षी के रूप में उपस्थित होने से छूट प्राप्ति होती है, ताकि वे अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी बाधा से कर सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संसद का सदस्य है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसको कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है किसी गवाह के रूप में, तो अगर संसद उस समय चल रही है तो उस व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने से छूट प्राप्त होगी, यानी कि गवाह नहीं बनेगा, क्योंकि सत्र जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, और ऐसे चलते हुए सत्र के अंदर में जो सदस्य है उसको अपने कर्तव्य में कोई कठिनाई बन सकती है। ठीक है, इसलिए वो गवाह नहीं बनेगा। तो ये एक तरीके का व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसमें सामूहिक नहीं है पूछा था। तो ये तीन हमारे सामूहिक थे, ए, बी और डी, और जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत है वो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सामूहिक नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत अधिकार है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना अनिवार्य है। हमारे राष्ट्रपति को कम से कम 6 महीने के अंतराल पर संसद सत्र बुलाना आवश्यक है, लेकिन भारत में आमतौर पर एक साल में 3 सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं। वो होते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। तो जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में कोई गतिरोध यानी कि डेडलॉक उत्पन्न हो जाता है ना, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक संयुक्त सत्र बुलाते हैं। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो संयुक्त सत्र बुलाया गया है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। और जो धन विधेयक होता है ना, यानी कि मनी बिल, और संविधान संशोधन विधेयक यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो इनके मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संसद। तुम्हारी अविशिष्ट शक्तियां यानी कि रेजिडरी पावर्स कौन सी होती हैं, ये ऐसे विषय होते हैं जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, यानी कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में शामिल नहीं होते। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 248 के अनुसार जो अविशेष शक्तियां यानी कि रेजिडरी पावर्स होती है ना, वो केंद्र सरकार यानी कि संसद में निहित होती हैं। और संसद जो होती है उसको ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो किसी अन्य सूची में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होती। संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्यावकाश। तो मध्यावकाश या फिर रिसेस जो होता है ये किसी सदन के सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन और नए सत्र में उनके पुनः एकत्र होने के बीच की अवधि होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सदन अभी खत्म हुआ था और मान लीजिए दूसरा सदन जो 6 महीने बाद है, तो ये जो बीच का जो टाइम है इसे हम लोग मध्यावकाश यानी कि रिसेस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन जो है वो क्या होता है, ये लोकसभा के सदस्यों को सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांग पर अपना विरोध प्रकट करने का एक विशेष अधिकार होता है। इसके अलावा हमारा स्थगन यानी कि एडजर्नमेंट क्या होता है, ये एक बैठक की कार्रवाई को कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के लिए रोक के रखता है। ठीक, हमारा जो विघटन है यानी कि डिसोल्यूशन, ये क्या होता है, मौजूदा सदन के जीवन काल को पूरी तरह समाप्त कर देता है। ठीक है, इसके बाद में नए चुनावों की आवश्यकता होती है। और हमारी जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका जो विघटन है वो कभी भी नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का डिसोल्यूशन कभी भी नहीं होता। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा के सत्रों से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद की सीट को किसी सदन द्वारा रिक्त या फिर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके बारे में जो बताया गया है वो हमारे आर्टिकल नंबर 101 के अंदर बताया गया है। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, तो हमें नहीं है वाला बताना है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर ए, आमुख। इसका मतलब हमारा होता है वो सत्रावसान या फिर इंग्लिश के अंदर में प्रोरोग होता है। ये संसद के सत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया होती है, ये हमारा संसद से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। इसके अलावा हमारा आता है स्थगन, जिसे हम लोग एडजर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सदन की बैठक को कुछ समय या फिर अनिश्चित काल के लिए रोकने की प्रक्रिया होती है, तो ये भी संसद से संबंधित है। इसके अलावा फिर आता है हमारा भंग करना,
यानी कि डिसोल्यूशन। ये जो डिसोल्यूशन है यानी कि भंग करना, ये केवल लोकसभा के लिए उपयोग होता है, ठीक है, जिससे उसका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है और नए चुनाव किए जाते हैं। तो ये भी हमारा संसद से संबंधित है। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बर्खास्त करना यानी कि डिसमिस। ये शब्द जो होता है ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया यानी कि जो जुडिशियल प्रोसेस होते हैं उनसे संबंधित है। तो ये हमारा संसद से संबंधित नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा था, तो हमारा यही सही उत्तर होगा, बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं होता। इसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से। तो कोई भी जो विधेयक होता है यानी कोई भी जो बिल है उसको कानून बनाने के लिए भारतीय संसद की जो दोनों सदन है उनकी मंजूरी चाहिए होती है, और अंत में जो है राष्ट्रपति से सहमति अनिवार्य होती है। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विधेयक। तो जो हमारा विधेयक यानी जो हमारा कोई भी बिल होता है ये संसद के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट होता है। दोनों सदन से पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही कानून या फिर अधिनियम बनता है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो भारत के संविधान में संसदीय सरकार का जो रूप है यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन प्रणाली का आधार है। इस प्रणाली के तहत भारत में जो है दोहरी कार्यपालिका है। पहली जो है वो राष्ट्रपति है जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है हमारी वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद है जो कि विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 2 में। ये भारतीय संविधान के भाग 5 संघ के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक शामिल है, जो विशेष रूप से भारत की संसद की संरचना, गठन और प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा हमारा जो अध्याय 1 है ये संघ की जो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। इसके अंदर में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक शामिल है। अध्याय 3 जो है ये राष्ट्रपति की जो विधायिक शक्तियाँ होती है यानी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये उनसे संबंधित है। इसमें आर्टिकल नंबर 123 आता है जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। हमारा अध्याय 4 जो है ये संघ न्यायपालिका यानी कि जो हमारी यूनियन जुडिशरी जो कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, उससे संबंधित है। ये हमारे आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 तक है। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। इसे भारतीय संसद का उच्च सदन या फिर अपर हाउस कहते हैं। इसे अपर हाउस या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। ये एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारी जो लोकसभा है इसे हम लोग लोअर हाउस या फिर निम्न सदन कहते हैं। ये जो है हाउस ऑफ पीपल यानी कि जनता का सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। हमारी जो विधानसभा है ये राज्य स्तर की विधायिका का निचला सदन होता है, और जो हमारी विधान परिषद है ये कुछ भारतीय राज्यों में राज्य की जो विधायिका हैं उसका उच्च सदन होता है। तो दैट्स इट। आज हमने भारतीय संसद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।